Thank you so much, Arslan, and the whole society who invited me for this session. I would love to talk about soft skills and try my best कि आप लोगों को किसी ना किसी अंदाज में एक तो soft skills का पता चल जाए क्या क्या होती है और how you guys can implement all these things in your life. एक स्टैट से मैं स्टार्ट करूंगा. अकॉर्डिंग टू रिसर्च 92% एम्प्लॉयर्स ये समझते हैं कि जो ग्रेजुएट्स जॉब के लिए आते हैं दे डोंट हैव द नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स अमंग देम, जिसकी रीजन ये होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अराउंड 40% इंजीनियर्स जो हैं उनको जॉब नहीं मिली. और मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, उसकी एक जो बहुत बड़ी रीजन होती है वो सॉफ्ट स्किल्स होती है. आज दुनिया भर के अंदर एक तहलका मच गया और हर बंदा सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा है. जिस मर्जी आप बच्चे से पूछो वो अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहते हैं, इसे डेवलप करना चाहते हैं. बट देर आर प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनको राइट पाथ नहीं पता कि हाउ दे कैन डेवलप इट. उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी सॉफ्ट स्किल उनके लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से वो ये चीजें डेवलप कर सकते हैं. सो आज का जो सेशन है इसको मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि एक आपको अवेयरनेस दे दूं अबाउट सॉफ्ट स्किल्स कि ये क्या होती हैं और कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर दूं कि हाउ यू गैस कैन इम्प्लीमेंट ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स इन योरसेल्फ. आर यू रेडी? सेशन का मैं थीम आपके साथ शेयर कर देता हूँ. वन वे सेशन होगा बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी मैसअप हो जाते हैं जब आपके माइक से अनम्यूट कर दें. सो यू कैन राइट डाउन क्वेश्चंस. अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का, मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आधे घंटे के अंदर अपना सेशन वाइंड अप कर लूँ और मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन आंसर्स को दूं बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट. दिस विल बी द रियल पार्ट जिसमें आप काफ़ी कुछ लर्न करोगे. आपने अक्सर देखा होगा कि हर बंदा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ स्टोरीज सुनाता है, कुछ सक्सेस स्टोरीज की बात करता है. कभी वो बिल गेट्स की होती है, कभी वो जैक मा की होती है, कभी किसी नेशनल फुटबॉलर की होती है, कभी किसी बास्केटबॉल प्लेयर की होती है. दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की बात की जाती है. जब कभी भी हम उनकी बात करते हैं तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज कॉमन होती है उन सबके अंदर. हम सब उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, उनकी स्किल्स की बात करते हैं. यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है वो ये कि हम उनकी टेक्निकल स्किल्स की इतनी बात नहीं करते बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि स्टीव जॉब से बहुत कमाल के लोग मार्केट में हों जिनके पास बहुत टेक्निकल नॉलेज हो सकता है बिल गेट्स से कमाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट्स मार्केट में मौजूद थे तब भी. लेकिन स्टिल बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग या इस तरह के लोगों की एग्जांपल्स हम क्यों लेते हैं? जब कभी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कायद आजम का नाम उसके अंदर क्यों आता है? जब कभी हम लीडरशिप की बात करते हैं नेल्सन मंडेला और बाकी लोगों का नाम उसमें क्यों आता है? और ये तमाम लोग जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनकी स्टोरी सुनते हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो उन्हें इतना यूनिक बनाती है और उन्हें इतना सक्सेसफुल बनने के अंदर रोल प्ले करती है? क्या वो सॉफ्ट स्किल्स हैं? और आप लोग हैरान हो गए ये जान के कि एक रिसर्च के मुताबिक 135 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं. कैन यू इमेजिन? आपके एथिक्स से लेके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लेके लीडरशिप तक, ये तमाम चीजें सॉफ्ट स्किल्स हैं. तो पहले लेट्स टॉक अबाउट कि ये सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या और हम कैसे जान सकते हैं कि हमें किसके ऊपर काम करने की जरूरत है. चूंकि मैंने आपको बताया कि देर आर 135 सॉफ्ट स्किल्स, तो उन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिए 6 पार्ट्स के अंदर. सो लेट मी शेयर द स्लाइड. सो रिसर्चर्स ने डिवाइड किया सॉफ्ट स्किल को 6 पार्ट्स के अंदर. पहला जो पार्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है. इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड तमाम स्किल्स आ जाएंगी. हम इन सबको बारी बारी देखते भी हैं कि इसके अंदर सब डिवीजन्स क्या होती हैं और आप डेली बेसिस पे उनको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल है, वर्क एथिक्स, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क. ये 6 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जो मेन कैटेगरीज हैं सॉफ्ट स्किल्स की. लेट्स से आप एक कंपनी के अंदर जाते हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्किल जो आपको रिक्वायर्ड होती है? आपको वहां पे अच्छी टीम वर्क आनी चाहिए ताकि आपने बाकी लोगों के साथ काम करना है. आपको लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए सो दैट यू कैन लीड टीम, उनके काम को, टास्क को परफॉर्म कर सकें. आपके अंदर वर्क एथिक्स होने चाहिए. क्यों? वो इसलिए कि अगर आपके वर्क एथिक्स नहीं होंगे तो आप उस कंपनी के लोगों को ह्यूमिलेट कर सकते हैं, उस कंपनी की वैल्यूज को ह्यूमिलेट कर सकते हैं और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है. मैं जितने हजारों बच्चों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन होता है
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें लगती है उनकी लाइफ में वो कम्युनिकेशन है, और सबसे बड़ा मसला भी उन्हें इसी चीज का लगता है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस दुनिया के अंदर आज तक जितनी इन्वेंशन हुई है, जितनी क्रिएटिविटी हुई है, उसके पीछे जो एक स्किल होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड इफ यू हैव दिस स्किल तो आप उस लेवल तक जा सकते हैं। ये सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि एक बेस बन जाए। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के भी बहुत से पार्ट हैं जो सॉफ्ट स्किल के अंदर लर्न किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो लेट्स जंप इन टूवर्ड्स द स्किल्स और हम देखते हैं कि हम उन्हें डेवलप कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला जिसके बारे में बात करूंगा आज वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने घर के अंदर होते हैं, आपकी वालदा आपसे नाराज हो जाती है, उन्होंने एक काम कहा था आपको करने के लिए, आप नहीं कर सके। आप उनके पास जाते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, और 5 मिनट की स्ट्रगल के बाद वो आपकी बात मान जाती है। आपने इस मोमेंट के ऊपर निगोशिएट किया उनके साथ, उन्हें कन्विंस किया। दिस इज अ स्किल। एक पूरी वर्कशॉप डिजाइन होती है कि आपको सिखाया जाए कि आप कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। आप एक बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं किसी क्लाइंट के पास। nobody wants to do a business with you unless and until आप उसे कन्विंस कर लें कि there is a benefit for him, for her, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट ऐसी है जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। और उस मोमेंट के ऊपर जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, जो आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है वो निगोशिएशन स्किल है आपकी, वो आपकी कन्विंसिंग स्किल है। सो कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है ये। आप जब कभी क्लास के अंदर आपको कहा जाता है कि आपने अपना जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना है, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आप सबके सामने आते हो, एक स्लाइड प्रिपेयर करते हो और प्रेजेंटेशन देते हो। प्रेजेंटेशन स्किल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बहुत से दोस्त जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब वो प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो वो सामने बोलते हैं, और ना उनकी बॉडी हिल रही होती है, ना उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, ना उनके जेस्चर्स होते हैं। सो वो खाली वर्बली बात कर रहे होते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई रोबोट बात कर रहा है और इनके अंदर इमोशंस नहीं है। होता क्या है कि उनके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल लैक करती है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पाई जाती हैं। स्टोरी टेलिंग एक अलग स्किल है। इंटरव्यू के अंदर जब आप जाते हो, आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, दैट इज अनदर स्किल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लिसनिंग स्किल। कि हम अक्सर लोगों की बात सुनते नहीं है, हमें लगता है कि ज्यादा बोलना जो है इसका ये मतलब है कि हम अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रिसर्च कहती है कि दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं वो 90% अच्छे लिसनर्स होते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि लिसनिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्या करूंगा, चूंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं कोई एक स्किल आपको सिखा दूं, बिकॉज वन वे सेशन होगा, बहुत कम मुझे बोलना होगा, तो मैं जस्ट आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। अब हम इसको बहुत यूनिक वे के अंदर लेके चलते हैं। अब आप सब लोगों के सामने स्लाइड शो मैंने की हुई है, यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स लिखी हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, पेशेंस एंड एम्पैथी, निगोशिएशन। अब आप लोग क्या करें, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कौन कौन सा पार्ट मिसिंग है। ये जो तमाम मैंने सब डिवीजन्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं। वो नॉन वर्बल हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, दैट कुड बी एनीथिंग। आप वो तमाम चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करें, अपने दिमाग में लाएं और चैट में लिख के बताएं ज़रा मुझे। ऑलराइट, अदनान कह रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके, इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है, वर्बल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके, पेशेंस। देयर आर सो मेनी अदर स्किल्स जो कम्युनिकेशन में फॉल करती हैं, लेकिन आई कुडंट राइट देम डाउन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके लिए भी मैसअप हो जाता है। सो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी आप बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहला डॉक्टर काम करता है आपसे पूछगिछ करता है कि मसला क्या है, दर्द कहाँ पे हो रही है, सिम्टम्स क्या है आपकी। वो ट्राई करता है आइडेंटिफाई करने का कि मसला क्या है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको मसला आइडेंटिफाई करना सिखाया, मैंने आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा बताया आपको, उसके सब पार्ट्स बताए कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कौन कौन सी सब स्किल्स होती हैं, ओके। और आपको कहा कि आप ये देखो कि आपको किस स्किल की जरूरत है। अब हुआ क्या कि हर बंदे ने डिफरेंट स्किल्स को हाईलाइट कर लिया है। अब जो पहला स्टेप है आज के सेशन के बाद कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से, जो स्किल आपने आपको लग रहा है कि उसकी आपके अंदर कमी है, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, उसे सर्च आउट करें और उससे रिलेटेड नॉलेज गेट करना शुरू करें, ठीक है। आपको वहां पे प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स भी मिल जाएंगी, आपको वहां पे इसके रिलेटेड काफी नॉलेज भी मिल जाएगा कि आप इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं।
बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं एक एक स्किल को आपको यहाँ बताता जाऊँ कि आप कैसे डेवलप करेंगे. सो मैं एक मीडिएटर वाला काम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, फैसिलिटेट कर दूँ. सो दिस विल बी अ फर्स्ट एक्शन स्टेप जो कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से आप लेंगे. दैट कुड बी लिसनिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूइंग स्किल, दैट कुड बी एनीथिंग. ओके, सो सर्च इट डाउन ऑन गूगल और यूट्यूब, और देन फिर आप ये करें कि उसको डेवलप करने की कोशिश करें. इन दी एंड आप लोगों की जो भी स्किल्स होंगी जो आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू डायरेक्ट आपको आंसर भी दूंगा, लेकिन राइट नाउ आई एम जस्ट गाइडिंग यू. ओके, इसके बाद जो सेकंड स्किल है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज लीडरशिप स्किल. देखिए, एक बात अपने पल्ले बांध दें आप. लीडरशिप को हम लोग अक्सर अलाइन करते हैं अथॉरिटी के साथ, कि अगर मैं एक अच्छा लीडर हूं तो इसका मतलब है मैं तभी अच्छा लीडर बन सकता हूं जब ये तमाम मेरे फेलोज, मेरी क्लास, मेरे सब ऑर्डिनेट्स मुझे बॉस समझें, मुझे वैल्यू दें, मुझे वर्थ दें, तभी मैं लीडर हूं, तभी मैं लीड कर सकता हूँ. ये एक बहुत ही गलत और मिसकंसेप्शन है लीडरशिप के बारे में, जिस वजह से मेजोरिटी ऑफ द पर्सन लीडर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लीड नहीं कर पाते. उनके सबऑर्डिनेट्स उनसे खफा होते हैं, उनके दिल में खदशात होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, जेलसी होती है. सो लीडरशिप इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप में से हर बंदा एक लीडर है. वाई, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके भाई बहन होंगे आपके साथ, आप कहीं स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके दोस्तों का एक ग्रुप होगा, आप अपनी फैमिली के अंदर हो सकता है सबसे बड़े हों, कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप बीवी बच्चेदार हो जाएंगे. सो होगा क्या कि जब अब आप हैं, आप आपके छोटे बहन भाई जो आपके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर उन छोटे बहन भाइयों की. अगर कल को आप एक सरबराह बनते हैं घर में, तो आपके बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर में. सो आप उन सबको लीड कर रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इस दुनिया में लीडरशिप से बच सके, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपको लीड करना पड़ता है लोगों को, अपने से सबऑर्डिनेट में, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को, अपनी कंपनी के लोगों को. तो ये स्किल बहुत जरूरी है जो आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए एटलीस्ट 21st सेंचुरी के अंदर. अब लीडरशिप स्किल के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनका हमें पता नहीं होता. मैंने एक बात क्लियर कर दी कि दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बंदा जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इवेंचुअली वही बंदा उस ग्रुप को लीड कर रहा होगा. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. आप 6 लोग थे और 6 लोगों का एक ग्रुप था, आप सारे दोस्त थे आपस में. आप सबने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, और एक दिन आप सबने मीटअप किया और सब चले गए अपने घर. अब एक हफ्ता हो गया, किसी ने भी उस पर 12 डिस्कशन नहीं की और आपको नजर नहीं आ रहा कि ये प्लान एग्जीक्यूट होगा. आप ऐसे एक बंदा खड़ा होता है और सबको मैसेज करते हैं कि यार क्या बना, हमने वो डिस्कशन की थी, उस मीटअप का क्या बना, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ. चलो ऐसा करता हूँ, मैं ट्रेवल एजेंसी से कॉल करता हूँ और पता करवाता हूँ टूर की डेट्स क्या है और कितना एक्सपेंस आएगा. सो इस ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जबकि 6 के 6 लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी. अब होगा ये कि आफ्टर 2 to 3 days जब ये प्रोसीड होगा, कैरी ऑन होगा, तो हर बंदा पर्सनली मैसेज करेगा इसी बंदे को, जिसका नाम लेट्स से आसिम है. आसिम को सब मैसेज करेंगे कि आसिम क्या बना टूर का, और इवेंचुअली आसिम विदाउट एनी अथॉरिटी लीड करना स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. तो अगर आप अपनी सोसाइटी में, क्लास में, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में लीड करना चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको फॉलो करें, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. कोई ऐसा काम जिसमें आप अच्छे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. बाकी तमाम लोग जो वो काम करना चाहते हैं वो भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. अब मैं चलता हूं लीडरशिप के बारे में कि और कौन सी छोटी चीजें हैं जो लीडरशिप के अंदर आपके पास होनी चाहिए. पीपल मैनेजमेंट. लोगों के साथ आपने लोगों को डील कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है. टैलेंट मैनेजमेंट. एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हमारे पास अथॉरिटी आती है, हम किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो हम अपने दोस्त यार को रेफरेंस की बेस पे हायर करते हैं. एक लीडर एक बहुत अच्छा टैलेंट हंटर होता है, उसे पता होता है किस बंदे को टीम में रखना है और किसको नहीं रखना. दैट्स वाई वो एक लीडर होता है. आप डेलीगेट करते हो चीजें. एक लीडर जानता है कि हर काम वो खुद नहीं कर सकता, और वो लोगों को चीजें डेलीगेट करवाता है. वो डिवाइड करता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, कि वो क्या काम अच्छा कर सकते हैं. सुपरवाइजिंग. चूंकि आप एक पूरे एरिया को, एक पूरे ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सुपरवाइज कैसे करना है, चीजों को लेके कैसे चलना है और उन्हें फाइनल टच कैसे देना है. मेंटोरिंग. बीइंग अ लीडर, बहुत से आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, आपके पास आएंगे फैसिलिटेशन के लिए, हेल्प के लिए. अगर आप एक अच्छे मेंटोर हैं, आपके लिए लीडरशिप आसान हो जाएगी, लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे. एक और पॉइंट है जो है इंस्पायरिंग, कि एक लीडर के अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, वो अगलों को इंस्पायर करता हो.
सो हम क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है जब मेरी फेलोशिप में भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, तो एक बंदा जो लीडर बनता है वो ऑर्डर देने की कोशिश करता है अगले बंदों को। आपने भी देखा होगा आपकी सोसाइटी में जो कोई अच्छी मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर है, तो वो ऑर्डर देने लग जाता है अपने छोटे सबऑर्डिनेट्स को। सो लीडर का ये काम नहीं होता। लीडर अपने विजन से, अपनी सोच से, अपने काम से इंस्पायर करता है और उस इंस्पिरेशन के साथ लोग उसके साथ चलते हैं। आई रिमेंबर इन 2018 मैं अकेला था जब मैंने तगय्युर फाउंड की थी 2018 के अंदर। देयर वाज नो वन जो मेरे साथ था। मैंने लेकिन खुद ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने कोई 15-20 सेशंस किए, मेरा काम लोगों ने देखा और लोग इंस्पायर्ड थे मेरे से। और मैंने एक ड्राइव ओपन की कि यार आई वांट वॉलंटियर्स, और लोग मेरे काम से इंस्पायर होके मेरे पास आए। जब वो मेरे पास आए तो मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, मैंने उन सबको उनकी मर्जी से काम करवाया, उन पे बर्डन नहीं डाला, लेकिन इंस्पायर करके काम करवाया, ऑर्डर दे के नहीं करवाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो इंस्पिरेशन वाली है। अपने अंदर इंस्पिरेशन पैदा करनी अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। इसके साथ टीम बिल्डिंग और इनकरेजिंग। देखें, बीइंग अ लीडर ये होगा कि आपको अपनी टीम को बिल्ड करना होता है। जब आप लीडर बनते हैं, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इनफैक्ट आप एक गोल डिसाइड करते हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो, और इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल आपको लोग चाहिए होते हैं और आप उसके लिए टीम बिल्ड करते हो। सही है। और इनकरेजिंग से मुराद ये है यहाँ पे कि आपको इनकरेजिंग होना है। मिसाल के तौर पे आपके सारे टीम मेंबर्स काम नहीं करेंगे। अगर सोसाइटी में 50 लोग हैं तो व्हाट डू यू थिंक, 50 के 50 एफिशिएंट हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं? कभी नहीं देते, और कभी भी ऐसा नहीं होगा। सो आपको बजाय इसके कि लोगों को डांटें, उनको क्रिटिसाइज करें कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप चूंकि इंस्पायर कर रहे हैं तो आपको इनकरेज करना है। और इनकरेजिंग इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल, इंस्पायरिंग इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल। और ये तमाम जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। अब वंस अगेन हम वही चीज रिपीट करेंगे। आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद यू। यहाँ पे देखें कि बीइंग अ लीडर अगर आप बनना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी सब स्किल है जो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, जो आपके अंदर लैग कर रही है और आपको उस पर मजीद काम करने की जरूरत है। वो माइट भी हो सकता है डेलीगेशन हो, इंस्पायरिंग हो, एनकरेजिंग हो, टैलेंट मैनेजमेंट हो, दैट कुड बी एनीथिंग। अगेन राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स और दोबारा फिर हम आते हैं इस पे। इंस्पायरिंग पीपल मैनेजमेंट, दैट्स ग्रेट। मेंटोरिंग, गुड। मदिया, इंस्पायरिंग, दैट्स ग्रेट। पीपल मैनेजमेंट। सो ऑब्वियसली हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने आइडेंटिफाई कर ली है। आपका सेकंड जो काम ये होगा वो ये, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च इट आउट और आइडेंटिफाई करें कि कैसे आप इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स लेना पड़े आप कोर्स लें, एटलीस्ट ये स्किल को डेवलप करें, बिकॉज फ्यूचर जो है वो रोबोट्स का है। ठीक है। हर काम मशीन्स कर रही होंगी, एआई कर रही होगी, आप क्या कर रहे होंगे? तब भी इंसान इंसानों के साथ ही डील कर रहा होगा। इंसान, ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। ठीक है। तो इट्स मीन हमें पीपल स्किल चाहिए, और जब हम पीपल स्किल की बात करते हैं तो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल का मतलब ही ये है कि ये वो स्किल्स हैं जो आपको लोगों के साथ डील करने में रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे आपने पहले कम्युनिकेशन की बात की, आपने लीडरशिप की बात की, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अच्छा, मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं, सर आप ये बताएं, आप सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, हमें कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर? कोई 2-3 सॉफ्ट स्किल्स का ही बता दें जिसपे हम काम करें। तो उन 2-3 में से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप में से अगर कुछ लोग इंजीनियर्स हैं तो वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि इंजीनियर्स बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और इस दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर की जरूरत है। जो बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सनैलिटी का होता है या उसके अंदर ये स्किल होती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका मतलब ये कि वो चीजें इनोवेट कर सकता है, उसका मतलब वो चीजें डिजाइन कर सकता है, वो किसी चीज के अंदर न्यू इन्वेंशन ला सकते हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेंशन की तरफ। पहले आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी शो करवाते हैं, आप कोई नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप चीजों को इनोवेट करते हैं, और आपकी फिर वो कभी चीजें इन्वेंशन की तरफ चले जाती हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो सब डिविजन्स हैं, लाइक इसके अंदर जो चीजें फॉल करती हैं, जो स्किल्स फॉल करती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। एनालिसिस, क्या आप अच्छे एनालिसिस करते हो? एनालिसिस में बता देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम न्यूज चैनल्स ओपन करते हैं तो वहां पे कुछ एनालिस्ट बैठे होते हैं,
जो कि पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इकदाम होते हैं उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो सही है या गलत है। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उनके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में जरा सोचें, जिस दोस्त के लिए बड़ा मुश्किल होता है कुछ नया करना, अपनी राय कायम करना, जो जस्ट बातों को फॉलो करता है, जो क्रिटिकली सोच नहीं पाता, जो क्रिएटिव नहीं है इतना। उसकी ये तमाम चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है। और ऐसे लोग जो डिबेट में पढ़ते हैं, जो एनालाइज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, गेम्स खेलते हैं। सो इन लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या सॉफ्ट स्किल बहुत इंप्रूव होती है। इन्होंने काफी रिफाइन किया होता है। और मजे की बात यह है कि कोई भी सॉफ्ट स्किल है जो आप में नहीं है, जो आपको लगता है आपने डेवलप करनी है, आप वो इजिली कर सकते हैं। फर्दर जो है स्किल्स, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है। आप डिफरेंट आइडियाज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो लोगों के साथ मिलके, 3-4 का ग्रुप बैठा है। वो एक सोशल टॉपिक है मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हाउ वी कैन ओवरकम इट। 5 लोग बैठे हैं, अब 5 लोग अपने आइडियाज लेके आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इमेजिनेशन। अगर आप घर में अकेले बैठे हो और अपने फ्यूचर के ख्यालात सोचते जा रहे हो कि आप फ्यूचर में ये करोगे, आप वो करोगे, आप बिल गेट्स बन जाओगे, आप $1 बिलियन की कंपनी बनाओगे, आप बहुत फेमस हो जाओगे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इमेजिनिंग। ठीक है, और इमेजिनेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिंट है कि आपके अंदर ये स्किल पाई जाती है, आप इसे रिफाइन कर सकते हैं मजीद। क्वेश्चनिंग, आपने देखा होगा कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो बड़े सवाल करते हैं, उनके ज़हन में पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाते हैं। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो क्रिएटिव होते हैं। ऑब्जर्वेशन, आर्टिस्टिक सेंस। सो ये तमाम क्रिएटिव चीजें हैं और ये तमाम डिपेक्ट करती हैं कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर और आपके अंदर ये स्किल पाई जाती है। वंस अगेन, आप लोग आइडेंटिफाई करें कि बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर आपको अपने अंदर कौन सी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। क्या आप एनालिसिस को डेवलप करना चाहते हैं, इमेजिनेशन की कमी है आपके अंदर, माइंड मैपिंग की कमी है, आर्टिस्टिक, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, वट एवर इट इज, आइडेंटिफाई इट और चैट में शेयर करें। और इन द मीनवाइल अगर इनमें से किसी चीज की आपको समझ नहीं आ रही, जस्ट राइट इट डाउन। आफ्टर 5 मिनट्स मैं वाइंड अप कर दूंगा इसे, तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। सो गाइस प्लीज राइट इट डाउन ऑन चैट। माइंड मैपिंग, ठीक है, इंस्पायरिंग, एनालिसिस, आर्टिस्टिक सेंस, परफेक्ट, ऑलराइट। सो आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी अभी भी जो आप लोग ये आइडेंटिफाई करके लिख रहे हो, यू आर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और आइडेंटिफाई कर रहे हो कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, हाउ यू कैन डेवलप दिस थिंग्स। ओके, लास्ट जो पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स का जो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ जिसपे वो है टीम वर्क। बिकॉज ये भी वो चीज है जिसकी हमें बहुत जरूरत है, दैट्स वाई मैंने इसे लास्ट पे रखा। इसकी बात करते हैं और देन हम आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। सो टीम वर्क क्या होता है? विदाउट टीम वर्क, विदाउट टीम बिल्डिंग, विदाउट टीम कनेक्शन, वी आर नथिंग। चाहे आप एक घर के अंदर हैं, आप भाई बहन हैं, आपका आपस में कितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ग्रुप है या आपस में ग्रुपिंग है, वो कितनी स्ट्रांग है, आप एक टीम बिल्डर हैं या नहीं। आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, वहां पे भी आपको एक टीम दे दी जाएगी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सही है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप इस दुनिया में अकेले ही लगे रहो और अकेले ही मर जाओ, पॉसिबल नहीं है। आपके जनाजे में भी लोग आएंगे और आप जिंदगी की जिस मर्जी स्टेज पे हो, आपके साथ लोग कनेक्टेड होंगे। तो अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, अगर आप टीम में काम करना जानते हो, अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करना जानते हो, गेस व्हाट, आपकी लाइफ में आसानी आ जाएगी, आप ज्यादा ग्रोथ हासिल करोगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हो। और टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लीडर की, एक लीडर के लिए बहुत जरूरी स्किल है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि टीम बिल्डिंग के अंदर हम किन किन चीजों पे काम कर सकते हैं। सो नंबर 1, जब आप टीम बिल्डिंग पे होते हो तो आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव होते हैं, 4 से 5 माइंड होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। हर बंदा डिफरेंट तरह से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, हो सकता है जो आपने आइडिया दी है, जो आपकी थॉट है, आपके साथ वाले मेंबर को पसंद ना आए। ठीक है, उस मोमेंट के ऊपर आपको जो स्किल चाहिए वो चाहिए कि हाउ टू गिव फीडबैक, आपने फीडबैक कैसे देना है, और हाउ टू एक्सेप्ट फीडबैक, आपने फीडबैक को एक्सेप्ट कैसे करना है।
मैंने जनरली देखा है कि जब कभी किसी बंदे को गाइड किया जाए इन टीम के अंदर कि यार आप ये काम इस तरह से जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, इसको जरा आप सही कर लें, दोबारा से कर लें, ये ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, तो वो समझते हैं कि मुझे ह्यूमिलेट कर दिया गया है, शायद मेरी तौहीन हो गई है, शायद मुझे चैलेंज किया जा रहा है। तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए फीडबैक के लिए, और जो भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं उसके लिए आपने ओपन होना है। तो पहली चीज आपने ये डेवलप करनी है अगर आप अच्छे टीम प्लेयर बनना चाहते हैं। कोलेबोरेशन, अच्छा कोलेबोरेशन और कोऑपरेटिव को मैं इकट्ठा एलेबोरेट कर देता हूँ। सो देखें, जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप चारों की मंजिल एक ही है, क्योंकि आप सब लोग मिलके किसी एक गोल को अचीव करने जा रहे हैं, सही है। अब होगा ये कि अगर आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तो गेस व्हाट, क्या होगा। वो कहानी याद है आपको बचपन में जो हमने सुनी थी, एक लकड़हारे की, जो अपने बच्चों को कहता है, उसके 3 बच्चे होते हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं, उनका आपस में इत्तेफाक नहीं होता। वो नहीं जाके कहता है कि जाओ जंगल से लकड़ियां काट के लाओ। वो लकड़ियां काट के लाते हैं, उनका गट्ठा बनाता है और कहते हैं कि इसको तोड़ने की कोशिश करो। वो तीनों कोशिश करते हैं, नहीं टूटता। बाद में वो उन गट्ठे को अलहदा कर देते हैं और कहते हैं एक एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो, और वो टूट जाती है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे टीम के अंदर भी है। अगर आप आपस में कोऑर्डिनेट करोगे तो आप एक स्ट्रांग टीम होगे, एक कम्युनिटी बन जाओगे। लेकिन अगर आपके आपस में जेलसी होगी, आपस में झगड़े चल रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हजम नहीं कर रहे एक दूसरे की प्रोग्रेस को, तो फिर क्या होगा कि आपकी अपोजिट टीम विन कर जाएगी, या आप लोग कोलैप्स कर जाएंगे। जिस टारगेट के लिए आप जा रहे हो, जिस गोल के लिए आप जा रहे हो, आप वो अचीव नहीं कर सकोगे, और इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है। सो अपने फेलोज को एक्सेप्ट करना शुरू करें, विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, वो भी जीते आप भी जीते। टीम वर्क के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। हमने आईक्यू का सुना है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और इसको बहुत अहमियत दी जाती थी। इमोशनल इंटेलिजेंस ये चीज है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है। मैंने भी एक जुमला बोला था कि ह्यूमंस आर इमोशनल एनिमल। हम सारे इमोशंस के थ्रू चलते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें खुशी मिलती है, हम एक्साइटेड होते हैं, हमें गम होता है, हम रोते हैं, हम उदास होते हैं, ये सारे इमोशंस हैं। तो हमारी लाइफ में इमोशंस हैं। अगर आपको पता है कि अगले बंदे का इमोशन कैसा है और उसको इमोशनली कैसे डील करना है आपने, मिसाल के तौर पे आपका एक टीम प्लेयर आया है जिसके अल्लाह ना करे घर के अंदर कोई हादसा वाक़ हो गया और वो बहुत परेशान है, और वो कहते हैं यार मुझे ब्रेक चाहिए प्लीज, मैं आज काम नहीं कर सकता। आप कहते हो यार तुम इंतहाई नखट्टू बंदे हो, तुम तो बहाने ढूंढते हो काम ना करने के। और जो बंदा पहले इतने सदमे में था वो बेचारा और डिग्रेड हो जाता है, डिवैल्यू हो जाता है, और ये समझना शुरू करता है कि यार शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, इन लोगों को मेरा एहसास ही नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई चाहने वाला नहीं है, और मायूसी के गहरे कुएं में वो गिर जाते हैं। इस मोमेंट पे आपने क्या किया, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया। आपने नहीं देखा कि वो खुद किन इमोशन से गुजर है, किस प्रॉब्लम से गुजर है। सो बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे के इमोशंस को भी जानो कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखते हो। मिसाल के तौर पे आप टीम में काम कर रहे हैं, एक लड़का है उसने ऐसा काम कर दिया जो आपके मुताबिक बहुत गलत काम है। आपने देखा आपकी वैल्यू हर्ट हुई, आपको गुस्सा चढ़ गया, आपने उसे बोलना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। उसने ही सुना, उसको भी गुस्सा चढ़ गया, आप लोगों की आपस में बहस हुई और हाथापाई पे आप उतर आए। सो आपने क्या किया है, जो इमोशन आपके अंदर उभरा था गुस्से वाला, आपने उसे कंट्रोल नहीं किया। सो बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और दूसरों को उनके इमोशंस के मुताबिक डील करते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो आप लर्न कर सकते हो, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाए। अगर आपका ये स्किल आपके पास आ गई, लोगों के साथ डील करना बहुत आसान होगा। आप समझ जाओगे कि किसको किस मौके के ऊपर किस तरह से डील करना है। टीम बिल्डिंग के अंदर एक और बहुत जरूरी चीज है जो है डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। देखें, आप सब लोग इकट्ठे जा रहे हो, इसकी मैं मिसाल दूंगा कि आप सब लोग एक एडवेंचर पे निकले हो समुद्र में। आपके पास एक शिप है और उस शिप के अंदर 5 लोग हैं, और आप पांचों की मंजिल ये कि आप पांचों किसी ना किसी तरीके से अपने घर खैर खैरियत से पहुंच जाएं, क्योंकि आप किसी मकसद से गए थे लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ और आप समुद्र में फंस गए। सही है। अब आप सबका जो टारगेट है वो घर पहुंचना है। अब रास्ते में हुआ क्या, तूफान आ गया और जो कश्ती थी वो खराब होने लगी और उसके अंदर आपको एक छोटी बोट लेनी पड़ी। ठीक है। अब हुआ ये कि आप
आपके जो कुछ साथी हैं वो परेशान हैं कि यार शायद जो उनका वाला पार्ट था वो खराब हो जाए और वो शायद इस समुंदर के अंदर फंस जाए। अब भी डिफिकल्ट सिचुएशन सब पे आई है। हो सकता है जिस पार्ट में आप थे वहां पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हो कश्ती की फॉर्म में, जो स्मॉल बोट्स होती हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं उसकी फॉर्म में। तो जब कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, आपने अपने टीम मेंबर्स का सहारा बनना है। एज अ टीम मेंबर काम करना है, आपने इकट्ठे रहना है और इन प्रॉब्लम्स को आपने इकट्ठे फेस करना है। समटाइम्स प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने बढ़ाना नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बिकॉज आप सबकी बका सॉल्व करने के अंदर ही है। अगर आप सब बिखर गए तो इवेंचुअली आपका गोल भी बिखर गया। सो दीज आर सम टिप्स और कुछ सजेशंस दी अबाउट कि आप किस तरह से इन सॉफ्ट स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। अभी मैंने जितने वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं, एटलीस्ट वो 50-60 हैं या 40-50 होंगे। टीम वर्क के अंदर, लीडरशिप के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, इसमें जो एक एक चीज भी है ना, ये तमाम सॉफ्ट स्किल्स हैं। एक्सेप्ट फीडबैक, फीडबैक एक्सपेक्ट करना एक सॉफ्ट स्किल है। कोलेबोरेशन एक सॉफ्ट स्किल है। लॉजिकल रीजनिंग एक सॉफ्ट स्किल है। अब आप देखें कि टीम वर्क के अंदर एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए आपको कौन सी सॉफ्ट स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है और कौन सी आप डेवलप करने जा रहे हैं। राइट इट डाउन इन द चैट। और मैं फिर चैट में पढ़ता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, दैट्स गुड। मदीहा, मदीहा। और क्या है इसके अलावा? नादिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेल डन। कोऑपरेटिव लॉजिकल रीजनिंग, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट्स गुड, बहुत खूब। सो गाइस, ये वो तमाम सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में चाहिए होती हैं। और एक और मजे की बात बताऊं आपको, जितने लोग यहाँ पे हैं, आप सबके पास ये तमाम स्किल्स हैं। आप सबके पास है। किसी के पास इतनी सी है, किसी के पास 1 लेवल की है, किसी के पास लेवल 2 की है, किसी के पास लेवल 3 की है सबके पास। सही है। बाज लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, बाज लोगों ने एक्सप्लोर की है लेकिन उनको पॉलिश नहीं किया। तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको नई सिरे से डेवलप करनी है, आपको इसे एक्सप्लोर करना है, आपको इसे पॉलिश करना है या क्या करना है, लेकिन है आप सबके अंदर। क्योंकि मैंने कहा आप इमोशनल एनिमल हैं। सो इट मीन कि लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तमाम स्किल्स आपके अंदर हैं। आप इसको मजीद पॉलिश करो, मजीद रिफाइन करो और कॉन्शियसली एफर्ट पुट करो, रिसर्च करो, इसके बारे में डेवलप करने की कोशिश करो। कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है तो प्रोग्राम ज्वाइन करो, लेकिन ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, विदाउट सॉफ्ट स्किल्स वी आर नथिंग। अगर हमें नहीं पता हमने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, वी आर नथिंग। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाई आज हम लोग इतने डिस्कनेक्टेड हैं। हमारे साथ लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, लोग हमें सिंसियर नहीं समझते, हमसे इंस्पायर्ड नहीं होते। प्लीज लर्न ऑल दीज थिंग्स। और इसका एक बहुत मजेदार पहलू जो है हमें उसवाए हसना से मिलता है। आका अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी है हमें सॉफ्ट स्किल्स तो सिखाई हैं आज से 1400 साल पहले। तो आप इन सब पे वर्क करें और आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काम और मदद दे सकती हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। सो लेट्स जंप टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर सेशन। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफे। वालेकुम सर मैं अस्सलाम। ये पूछना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादातर किसी के साथ मिक्सअप नहीं होने देते। सॉफ्ट स्किल का बहुत ही उनमें फुकदान पाया जाता है कि अगर वो बेचारा कुछ करना भी चाहे उसको ये रोक के कह दिया जाता है कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है या तुम अभी छोटे हो। तो उसके लिहाज से ये बताइएगा कि, और दूसरा ये कि अक्सर मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है कि अगर किसी प्रोफेसर ने मुझे कोई असाइनमेंट दिया है एज अ ग्रुप लीडर के तौर पर, तो अक्सर स्टूडेंट्स बात नहीं मानते मेरी कि वो यूँ समझते हैं कि ये मतलब एज अ टीम लीडर अपने आप को पता नहीं सुपरियरिटी समझता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा। अक्सर मैं फिर ये करता हूँ कि या तो जो बेचारे सिंसियर होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लेता हूँ, अगर जो नहीं होता फिर मैं उनको अकेला छोड़ देता हूँ। इसके बारे में बताइएगा ज़रा, इसके बारे में आप मतलब क्या अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। ऑलराइट, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पहली ये चीज़ है कि वाकई ये मसला तो है, हमारे पेरेंट्स के एक बहुत बड़ा रोल है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बच्चे जो बेचारे बड़े डंप होते हैं,
डंप इन सेंस की क्लास में बात नहीं करते, शाय से होते हैं। आप उनसे पूछना कि उनकी सारी लाइफ कैसे गुजरी है। वो आपको बताएंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम अपने कजनों के साथ नहीं मिलते थे, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत कम करते थे, घर में रहना, घर में ही खेलना, पेरेंट्स के साथ ही रहना, जिस वजह से उनके अंदर ये वाली सॉफ्ट स्किल डेवलप ही नहीं होती। तो मैं पहली ये चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को खुद अपने पेरेंट्स से अब कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपको ये इंडिपेंडेंस दें। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए इंडिपेंडेंस आप उसके लिए लड़ें आप। अच्छा, इसमें एक और कंसर्न है। देखें, आपके पेरेंट्स आपको बाहर इसलिए नहीं जाने देते कि बाहर जो सोसाइटी है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है? आप पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सोसाइटी में सारे पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से होते हैं। आप स्पॉइल भी हो सकते हैं और बहुत से लोग होते हैं। उनका कंसर्न ये बिल्कुल सही होता है कि आपको गली मोहल्ले के बच्चों के साथ ना घूमने दिया जाए। अब इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है ना वो ये कि जो बच्चे आपको लगता है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके एथिक्स अच्छे हैं, उनके अंदर आदतात और जो आदतें होती हैं उनकी वो बहुत अच्छी हैं, उन लोगों के साथ आप कनेक्शन डेवलप करें और पेरेंट्स को कन्विंस करें कि मैं इससे ही मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने अपनी खुद लाइफ के अंदर, मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे घर से बाहर जाना, लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए जिनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और मेरा वो वाला जो पार्ट था, मिसिंग पार्ट, वो फिल अप हो गया। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है लीडरशिप वाला, कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मिलती है तो आपके दोस्त समझते हैं कि शायद आप बहुत एरोगेंट हो या प्राउडी हो। यही है ना सवाल अब्दुल राफे? तो अब्दुल राफे, ये देखो, ये नेचुरल चीज़ है। जब किसी बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है ना, तो बाकी आपके दोस्त जेलस होते हैं। जेलसी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आपने उस जेलसी के अंदर आके देखो, यहाँ पे आपका भी रोल होगा कि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, तो आप जितना फल लगेगा आपने उतना झुकना है, अकड़ना नहीं है। जितना आप झुकोगे, जितने आप हम्बल रहोगे, बाकियों के साथ अपना एटीट्यूड जैसा है वैसा ही रखोगे, तो लोगों को गिले शिकवे भी नहीं होते। समटाइम्स ये होता है हमारा एटीट्यूड थोड़ा बदल जाता है जब हमें थोड़ी सी हाइप मिलती है, थोड़ा सा कोई हमारी तारीफ करता है, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हम थोड़े बदल जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, जैसे हम पहले होते हैं वैसे नहीं रहते। तो शायद उस पार्ट में अपने आप को आप बेहतर कर सको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हम्बल ही हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप सही तरीके से चल रहे हो, लेकिन स्टिल कुछ लोग आपको प्राउडली समझ रहे हैं, तो इट्स ऑल राइट। ऐसा होगा लाइफ में, कोई ना कोई बंदा आपको गलत समझेगा ही। तो आपको इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है। आपने गिव अप नहीं करना वहाँ पे कि यार नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। नहीं, कैरी ऑन करें आप, और अपने पार्ट पे जितना हम्बल हो सकते हैं आप हम्बल होने की कोशिश करें। ओके, ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं किसी इश्यू पे बात करता हूँ या तो मैं कुछ सीरियस ही होता हूँ और दिल में ये होता है कि मैं इसके साथ अच्छी तरीके से बात करूँ, लेकिन होता ये है कि कुछ जो मूड होता ट्यून होती है वो हैवी हो जाती है और एग्रेसिव हो जाती है। बिहेवियर जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। इसके लिए क्या किया जाए? सो मेरा अगला सवाल फिर आपसे ही होगा कि क्या जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होते हो वो आपके दिल के करीब होता है, आप इमोशनली अटैच हो उस टॉपिक से? इमोशनल दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है सर, इमोशनली अटैच हो या ना हो, बस कुछ मकसद यही होता है कि इसको हम अच्छी तरह डिलीवर करें, लेकिन होता कुछ और है। अच्छा, तो जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तो क्या आपका बहस भी होती है फिर अगले बंदे के साथ, या खाली आप जज्बातियों के बहस बाद होती है, डिलीवर करते हैं? ओके, बहस होती है, ठीक है। बहस होती है सर, बहस होती है और जो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है मोस्टली। ऑल राइट, ठीक है। सो गाइस, जनरली क्या होता है, ये जो अभी सिचुएशन बताई है इसने, इसमें ये होता है कि हम एक तो ओपन माइंडेड नहीं होते। ठीक है, ओपन माइंडेडनेस वाला एक रूल है यहाँ पे जो आपने अप्लाई करना है, ये स्किल आपने सीखनी है। बहस आपकी कब होती है, किसी बंदे के साथ आपकी बहस कब होती है, आप अग्रेसिव कब होते हो? जब वो बंदा ऐसी बात करे जो आपको हजम नहीं हो रही और आप ऐसी बात करो जो उसे हजम ना हो रही हो। ठीक है, ओपन माइंडेडनेस जी ये कहता है कि जब कभी भी आपके आइडियाज को चैलेंज किया जाए, आपको गलत साबित किया जाए, आप रिलैक्स रहें, क्योंकि वो अगले बंदे का पर्सपेक्टिव है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, आप असल में ऐसे नहीं होते। सही है? तो हम क्या समझते हैं, अगर हमें कोई गलत बंदा कहे या हमारी बात को गलत कहे तो हम गुस्से में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारी पर्सनैलिटी को लड़कारा गया या हमें बुरा कहा गया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप ओपन माइंडनेस अप्लाई करें, और अगर कोई बंदा आपको गलत साबित कर रहा है, आपकी बात को गलत कह रहा है, तो जस्ट लिसन इट और रिस्पेक्ट दें उसे। ठीक है, आप कहेंगे यार अच्छा ठीक है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स ऑल राइट, इट्स दैट सिंपल। दूसरी ये बात है कि जब कभी भी आप इस तरह की डिबेट में पड़े, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपने अपने आप को इमोशनल नहीं होने देना। आपने दिमाग से काम लेना है, उस वक्त दिल से काम नहीं लेना। जब आप गुस्से में आते हो तो तब आप दिल की मान रहे होते हो। ठीक है, आपका दिल आपको गुस्से पे ललचा रहा होता है,
आपका दिमाग सोचने पे मजबूर करता है। तो जब भी आप ऐसी बात करें, आप सोच के बात करें, लॉजिक्स के साथ बात करें, और जब अगला बंदा बात करे तो वहां पे एक्टिव लिसनिंग स्किल आपने अप्लाई करनी है। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, आप अगले की बात समझने के लिए सुनते हो, ना कि उसे दोबारा रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हो। तो अगर आप इन दोनों चीजों को अप्लाई करें तो आई होप के काफी बेनिफिट हो सकता है आपको। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो जो सवाल था पहले कासिम का, वो क्वेश्चन ये है कि कासिम ये कहते हैं कि वो लाइफ के अंदर जब भी कुछ पॉजिटिव करना चाहता है तो उसे लोग डराते हैं नेगेटिव आउटकम से, ठीक है, कि इसका बुरा भी हो सकता है, और वो डर के वो काम स्टार्ट नहीं करता है या छोड़ देता है करना। बहुत लोगों के साथ ये मसला है। आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग ही टॉप नॉच परफॉर्मर हैं और हाई लेवल पे बैठे हैं, बल्कि 1% से भी कम है। 0.01% आप कर लें तो गलत नहीं होगा। उसकी क्या रीजन है, यानी इतने कम लोग, ऐसा क्यों हो गया, सब लोग क्यों नहीं है? सो इसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे जाते हैं, और जो उनका विजन होता है, जो उनका जहन होता है, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए जाते हैं। लोग बहुत गलत कहते हैं, वो उनकी बातों में नहीं आते, वो रिस्क लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, वो फिर भी रिस्क लेते हैं। वो अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, वो अपनी स्ट्रगल के साथ, अपनी हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल को, अपने ड्रीम को पूरा करके दिखाते हैं, और ये उनके अंदर क्वालिटी होती है। सो अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है तो आपका जो मसला है वो थिंकिंग है, आप लोगों की बातों में आ गए हो। मैं मिसाल देता हूँ, कल को आप शादी करना चाह रहे हो, आप एक दोस्त उसके कहता है नहीं यार शादी के तो बड़े मसले हैं, तुमने देखा नहीं फलां अंकल की शादी हुई थी तो वो तो खुशी नहीं रहते, तुम कवारे रहो, तो क्या बात मान लोगे? तो देयर आर सो मेनी थिंग, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, और अगर आप लाइफ के अंदर हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ देखते रहोगे तो आप तो कभी ग्रो ही नहीं करोगे। इस दुनिया के अंदर जितने भी काम है उसकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव भी है। सो जो टॉप परफॉर्मर्स करते हैं या जो सक्सेसफुल लोगों का पेशा होता है वो ये होता है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोच के जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कायद आजम और इलामा इकबाल ने सोचा होता कि यार हम पाकिस्तान बनाने का सोच रहे हैं लेकिन ये बन नहीं सकता, अंग्रेज यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान वाले क्यों बनने देंगे पाकिस्तान, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं बनने वाला, शायद फिर पाकिस्तान ना बनता, ठीक है। अगर यही बात ईदी ने सोची होती कि यार मैं तो एक बड़ी बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान को कैसे सर्व करूंगा एम्बुलेंस सर्विस से, तो शायद ईदी की एम्बुलेंस जो सर्विस है दुनिया की सबसे बड़ी ना होती। तो अगर यही सोच हम सब लोगों को दे दें जो कामयाब हैं, तो उनमें से कोई भी कामयाब ना होता। कितनी मजे की बात है। सो आपको क्या करना है, इस चीज से बाहर निकलना है। लोग क्या कहते हैं उससे बाहर निकल जाओ, जो आपका दिल करता है उसको करो, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस दुनिया में जियो। अगर नेगेटिव थिंकिंग के साथ जी रहे हो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन कि आपको नहीं पता आपको जन्नत मिलनी है जहन्नम मिलनी है, और आप सारी जिंदगी कुड़ कुड़ के मर जाओ यही सोच के कि यार अगर मुझे जहन्नम मिल गई, अगर जहन्नम मिल गई, सही है। आप ये भी सोचो भाई जन्नत भी मिल सकती है, और जन्नत हासिल करने के लिए अच्छे काम करो। सेम गोस विद योर लाइफ, जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए एफर्ट करो, आपको वो मिल जाएगी। अल्लाह की जात किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत कोशिश की कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना सर इसको इम्प्रूव करूं, लेकिन उर्दू मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो एक तो ये वजह है, दूसरा ये है कि बचपन में जो होते हैं ना, जब मैं प्रेजेंट करने के लिए आगे जाता हूँ तो फिर लोग बातें बनाते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम, लोग मजाक उड़ाते थे। तो ये दो वजह है, इन दो वजह की वजह से मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स वो अच्छी नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि इसको इम्प्रूव कर सकूं, लेकिन मुझे ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो सर इसके लिए क्या किया जाए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप में से बहुत से लोगों का ये मसला होगा। ओके, आपका नेम क्या है? शाकिर। शाकिर, चलें आपका जो भी नेम है। सो गाइस, सीन ये है कि जब आप छोटे थे और आपने एक कॉपी के ऊपर लिखना सीख रहे थे, आप कि लिखते कैसे हैं, आपको सबसे पहले दी गई एक डॉट वाली कॉपी जिसपे आपने पता नहीं हजारों वर्ड्स के ऊपर उन वर्ड को लिखना सीखा। सी कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं। आपसे कभी भी सही नहीं लिखा जाता था। आपकी मॉम आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाती थी, आपसे नहीं लिखा जाता था। आपको 1 या 2 साल लगे ए को सही तरह से लिखने के अंदर, और वो ए को लिखने के लिए आपने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ट्राइज की, 1000 या 100 दफा आपने ए लिखा होगा, ठीक है। और आफ्टर दैट आप ए लिखना सीख गए। सो भाई दिस गोस विद एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर जब भी आप कोई नया काम करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो आपको नहीं आता, उसमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कितनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो आपका 5-7 से ज्यादा आंसर नहीं होगा, मैक्सिमम आप इतनी ही कहोगे।
तो शाकिर, अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ, आई नो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आई नो कि ये फियर लोगों ने, सोसाइटी ने आपके अंदर डाल दी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप कभी इसे ओवरकम नहीं कर सकते। जब आपने कहा ना कि आपने अपना 100% दे दिया, आपने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन आप नहीं कर सके, दिस इज द ब्लफ। ये वो झूठ है जो आप अपने आप से कह रहे हो, अपने दिमाग से कह रहे हो, और इस झूठ के बाद आप मुतमिन हो कि यार शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा ब्लफ है। अगर आपकी उम्र अभी 22 साल है और आपकी जिंदगी के आगे पता नहीं कितने साल पड़े हैं, एवरेज लाइफ तो 50 साल की है, इसका मतलब आपके पास 28 साल पड़े हैं। 28 साल को आप 365 दिन के साथ मल्टीप्लाई करो, 365 दिन को आप 5 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, इसका मतलब आपके पास अभी इतने चांसेस हैं कि आप लाइफ में इतनी और प्रेजेंटेशन देख सकते हो। और लिटरली अगर आप हर प्रेजेंटेशन के बाद देखो तो आपके अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही होगी, कुछ आप पहले से बेहतर हो रहे होगे, ठीक है, लेकिन आपको शायद वो नजर नहीं आ रही। तो आप क्या करें, मैं आपको सजेशन ये होगी, और बाकी सब लोगों के लिए भी यही सजेशन है, जितने लोगों का ये मसला है कि आप लोग अगर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ट्राई, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। लोग आप पे हंसते हैं, आपसे नहीं बोला जाता इट्स ऑल राइट, जो गलती है अपनी लिखें, प्रेजेंटेशन के बाद जो गलतियां आई हैं वो लिखें। अगली दफा प्रेजेंटेशन जब आप दें, उन गलतियों को कवर करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत तो कवर होगा ही ना, 1%, 0.1%, एटलीस्ट आप ऊपर की तरफ तो जा रहे होगे ना, वहां पे स्टे थोड़ी करोगे। इसी तरह आप डेडलाइन दें अपने आप को 10 प्रेजेंटेशन की, कि मैंने 10 प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें इंप्रूव करनी है, और हर प्रेजेंटेशन के अंदर एक नए एलिमेंट के साथ जाओ, उसको डेवलप करने की कोशिश करो, यू विल सी द रिजल्ट्स। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड बिलीव। अगर आपका बिलीव है कि आप नहीं कर सकते, फिर आप नहीं कर सकोगे। अगर आपका बिलीव है आप कर सकते हो और आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल डू इट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक डिसीजन पे वो नहीं, एक नतीजे पर नहीं उतरता दिमाग, कभी हमारा किसी एक साइड पर चला जाता है, कभी दूसरी साइड पर, तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ऑलराइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सवाल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है, और जिन लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों के साथ ये मसला हमेशा ही रहता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो होता ये कि मिसाल के तौर पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप एक काम को दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको समझ नहीं आ रही है आपने ये वाला काम करना है, ये वाला करना है। इसमें तरीका ये होता है, आप दोनों काम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकाल लें। मिसाल के तौर पे आप टूर पे जाना चाह रहे हैं, और आपका जो ऑप्शंस हैं वो है कि आप यहाँ सवात जा सकते हो, या आप कश्मीर जा सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही है, आप कह रहे हो अच्छा यार कश्मीर भी बहुत प्यारा है, सवात भी बहुत प्यारा है, कोई दोस्त कह रहा है सवात चलते हैं, कोई कहता है कश्मीर चलते हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने पॉजिटिव चीजें निकालनी है कश्मीर की। अगर आप कश्मीर जाते हो तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप कहते हो वहां पे हुसन बहुत ज्यादा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसका जो बजट है वो भी सूटेबल है, अब वहां पे रोड है वो भी सही है, तो सारा कुछ फिट है। आप सवात का कहते हो, सवात के भी आउटकम्स आपको निकल रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब आप निकालोगे इन दोनों के नेगेटिव आउटकम्स के, नेगेटिविटी क्या है इसमें। आप कहते हो कि यार जो है कश्मीर है उसके तो रास्ते ही बंद है, मैं वहां पे जा ही नहीं सकता। तो इन दिस वे आपको क्या होता है, आपको एक चीज के बारे में पता चल जाता है कि इस दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है। जनरली जब हम दो चीजों में फंसे होते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से उन दोनों को एनालाइज नहीं करते। हम कभी एक थॉट सोचते हैं, कभी दूसरा थॉट, कभी एक कभी दूसरा, तो दोनों के दरमियान रह जाते हैं। सो आप क्या करें, एक पेज लें, एक पेंसिल लें, और लिखें कि पॉजिटिव आउटकम्स दोनों के क्या क्या हैं और नेगेटिव आउटकम्स क्या क्या हैं। अब जब आप लिख लेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि यार इन दोनों में से ज्यादा बेहतरीन चीज क्या बन रही है आपके लिए, और इन दिस वे आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान होगा। आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे कि अगर हम किसी को कोई काम देते हैं और वो काम वो बहाना बनाता है कि चले, हमने कहा कि वो बहाना बना रहा है तो उससे उसके इमोशंस जो होते हैं वो हर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये जानते हैं कि वो बंदा है ही ऐसा, अगर हम उसको कोई काम देंगे तो वो बहाने बनाने वाला ही है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए या फिर उसको कुछ भी नहीं कहना चाहिए? ऑल राइट, सो जवेरिया, यहाँ पे दो राय हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट लोगों से भी काम किया, और मैंने जो ये डेली वेजेस वाले लोग होते हैं उनके साथ भी मैंने डील किया, मैंने उनको भी देखा है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करिए जहाँ पे आपको वर्कर्स के साथ डील करना पड़ा है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, तो वहां पे अगर आप पोलाइट वे से उनसे बात करो ना तो वो बड़े तेज होते हैं, वो आप
से ना अपना टाइम बचा लेते हैं और आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, आपको समझ में नहीं चलेगी। तो मैंने वहां पे देखे अक्सर लीडर्स को एग्रेसिव होते हुए, उनको डांटते हुए, उन पे प्रेशर बना के रखते हुए, क्योंकि उसके बगैर वो काम नहीं करते। लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात हम करें जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका वे आउट ऐसा होना चाहिए कि आप इस तरह से बात करें, आपको पता है कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तरीका ये है, आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि यार जो तुम कर रहे हो दिस इज नॉट गुड, या अगर वो बहाने बना रहा है तो उसके बहाने सुन लें कि चलो ठीक है तुम काम तो कंप्लीट करो ना। अगर आपको लग रहा है कि वो काम भी कंप्लीट नहीं कर रहा बहाने बनाने के बावजूद और डिले करता जा रहा है, तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि उसको अपनी टीम से निकाल दें आप, क्योंकि वो एक गंदी मछली और आपके सारे तालाब को वो गंदा कर सकती है, उसका सोल्यूशन नहीं है। आप किसी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। और मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि उसके लिए आपका रवैया बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर आप पाबंदियां लगाएं, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, आप पनिशमेंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप उसकी सैलरी काट सकते हैं। अगर वो आपकी सोसाइटी के अंदर है, आप उसे सोसाइटी से निकालने की धमकी दे सकते हैं, आप उसे कोई और पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वहां पे आपका रवैया चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिक लोग होते हैं और इनसे बच के रहना चाहिए। ना ही आपकी टीमें हों तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वालेकुम अगर हमने अपना कोई काम करवाना हो, तो हम किसी को परसू कैसे कर सकते हैं? यानी कि वो काम कर दे हमारा। जैसे कि अक्सर होता है कि जॉइन करने होते हैं सेशंस, लेकिन लोग आपकी बात नहीं सुनते, टाइम नहीं देते। जैसे डोनेशंस पे करनी होती हैं, आपको बोल के, लेकिन वो बाद में आपका साथ नहीं देते। तो किस तरह यानी उनको डील किया जाए उनके साथ? ऑलराइट। सो देखो, जब आपने आपको यहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए? आपको यहाँ पे कन्विंसिंग और परसुएडिंग स्किल चाहिए। आपने एक लोग कन्विंस करना है। कोई बंदा आपका सेशन क्यों ज्वाइन करे? कोई बंदा जो आप चाह रहे हो वो काम क्यों करे? उसमें उसका क्या फायदा? तो पहली चीज ये, आपको उस चीज के अंदर उसका फायदा आपको दिखाना है कि उसका फायदा है। जितने अच्छे तरीके से आप बावर करवा दोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। मैंने पहले भी बात की, बाज लोग होते हैं जो किसी की बातों में नहीं आते, वो अपनी मर्जी, दिल की मर्जी मानते हैं। आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी को। सो कन्विंस करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो कन्विंसिंग स्किल के अंदर सिखाया भी जाता है, वो ये कि आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। अगले को भी बताएं कि अगर वो ये काम करता है, इसमें उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। अगर आप खाली अपने फायदे के काम करवाते रहेंगे तो हो सकता है यारी दोस्ती के अंदर या आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में वो स्टार्ट में कर दे, लेकिन इन लॉन्गर रन वो काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि उसे फायदा नजर नहीं आ रहा, उसका अपना टाइम जाया हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही है कि आप उसका फायदा उसे बताएं कि उसका क्या फायदा है और वो कैसे विन कर सकता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन आया था कि जी निगोशिएशन जो स्किल है ये कैसे डेवलप की जा सकती है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पे प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं स्किल को डेवलप करने के लिए। ये जनरली कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इस पे काम किया जाता है। अगर आप इसका एक आसान वर्जन देखना चाहते हो और घर में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप ये करें कि अपने घर के अंदर और अपने दोस्तों के अंदर आप कोई ऐसा काम शुरू करें जिस काम से आपके किसी दोस्त को मसला है, ठीक है। और आपका टास्क ये होगा कि आपने उसको आमादा करना है अपने उस काम को करने में। और वो आप कैसे करेंगे? अगेन आप बताएंगे कि यार इस काम के अंदर उसका क्या फायदा है। आपने निगोशिएट करना है। मिसाल के तौर पे मैं बात बताता हूँ कि घर के अंदर मुझे हैंड फ्री चाहिए थी एक दफ़ा, और मेरे छोटे भाई के पास थी। अब उसने भी इस्तेमाल करनी है, मुझे भी चाहिए। तो अब इस मोमेंट के ऊपर मैं उससे वो हैंड फ्री कैसे ले सकता हूँ? मुझे एक स्किल चाहिए जो है निगोशिएशन स्किल या कन्विंसिंग स्किल। मैंने उसे कन्विंस करना है कि यार इस मोमेंट के लिए आप मुझे दे दो, इस मोमेंट पे आपसे ज़्यादा ये मेरी ज़रूरत है और बाद में आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जहाँ पे मामलात आए, जहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हो लोगों के, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, एक दरमियाना रास्ता निकालें। दूसरा, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप गूगल कीजिए, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको काफ़ी सारी टिप्स मिल जाएंगी जिससे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप वो यही है कि आप प्रैक्टिस करें अपने घर के अंदर ही, ठीक है, और विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। अदरवाइज निगोशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बंदा आपकी बात क्यों माने? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मैपिंग, आप दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है, माइंड मैपिंग मुझे पता था जब मैं वो शेयर कर रहा था कि काफी लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू अरसलान, आपने ये जो लिंक शेयर कर दिया चैट के अंदर। हम जो तगय्युर फेलोशिप करवाते हैं, जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, अरसलान ने उसका लिंक शेयर किया आपके साथ। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन, वो इस लिंक को क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। सो माइंड मैपिंग बेसिकली क्या टेक्निक होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जहन में बहुत से आइडियाज आ रहे होते हैं, हम रात को 2 बजे जाग रहे होते हैं और
कह लो इल्हाम हो रहा होता है, हमें नजूल हो रहा होता है आइडियाज का कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये बिजनेस ऐसे हो सकता है, मैं ये चीजें स्किल कर लर्न कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है कि आपको तमाम जो आइडियाज जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जो आपस में मर्ज होते हैं, जो आपको क्लियर वे नहीं दिखा रहे होते दिमाग में, क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ ना, आप उन तमाम आइडियाज को लिखना शुरू करते हो, ठीक है, एक पेज के ऊपर राइट डाउन करते हो और एक उसका कनेक्शन बनाते हो। जब आप पेज पे लिखते हो तो आपके आइडियाज आपके सामने आ जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में माइंड में आ जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि तमाम चीजें जो आपके जहन में चल रही थी आपने लिख लिया, अब आप उसमें इजीली एनालिसिस करके प्रोसेस कर सकते हो उसे, ठीक है। तो इस टेक्निक को माइंड मैपिंग कहते हैं, जिसके अंदर आप माइंड के थॉट्स को लिखते हो पेज के ऊपर और उसको प्रोसेस करते हो। ऑलराइट, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और बहुत मजा आया, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने कुछ ना कुछ फायदा लिया होगा इस सेशन से। डू शेयर योर फीडबैक विद अस, आप अरसलान के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये सेशन कैसा रहा, इसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और आई बिलीव कि आज के सेशन के बाद यू विल वर्क ऑन सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स और आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होगा, और आई थिंक फिर हमारा इस सेशन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।